नमस्ते, जय श्री जगन्नाथ। आई एम सौम्या। लास्ट वीडियो में आपने देखा था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्टोपिक था और एक गलत डॉक्टर की गलत डायग्नोसिस की वजह से मुझे रैप्चर एक्टोपिक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में अलाउ नहीं किया। बहुत ही मतलब लेट होने के बाद मुझे लास्टली इमरजेंसी सर्जरी के लिए लेके गए। यहीं पे मेरी स्टोरी खत्म नहीं होती है, आगे भी मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा। एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क आ गया, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज लाइक सेप्टिसेमिया इन्फेक्शन व्हिच इज़ रिलेटेड टू ब्लड, जिसके वजह से मुझे ब्रीथिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए, जिसकी वजह से मुझे आईसीयू शिफ्ट करना पड़ा। और ऐसे बहुत कुछ चैलेंजिंग मैंने फेस किया। उसके बाद भी मैं एक नेचुरली कंसीव्ड ट्विंस बेबी की मम्मा हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे प्यारे-प्यारे। तो कीप वॉचिंग मी, कीप फॉलोइंग मी टू नो माय स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत टाइम लगा ओटी में। वो सर्जरी होने के लिए पूरा सी सेक्शन हुआ था और मेरे स्टमक के अंदर बहुत ब्लड्स भी थे, हो गए थे, तो वो सब भी वो क्लीन कराया गया पूरा। तो वो सब जो भी प्रोसीजर था, उसके बाद मेरे सेंस आने के बाद मुझे ओटी से बाहर लेके आए। तो तभी तो मैं एकदम ब्लैंक ही थी, क्या है, क्या हो गया? तो ऐसे तो मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि अभी आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, अपना रिकवरी के ऊपर ध्यान दो और कुछ भी मत सोचो। मेरे लिए तुम काफ़ी हो, तुम्हारे लिए मैं काफ़ी हूँ। बस अभी कुछ भी मत सोचना, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं बहुत रोती थी। रोती हूँ किसी भी छोटी-छोटी बात से। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, आपको हेडस्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि अगर आप हेडस्ट्रॉन्ग रहोगे तो जल्दी रिकवरी करोगे। तो बाकी मेरे सारे पूरे फैमिली भी उधर थे। तो फिर मुझे रूम में शिफ्ट कराया गया। मेरे हस्बैंड के एक मौसी मुझे मिलने आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बच्चे आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। हमारे एक उड़िया में कहावत है कि पेड़ है तो फल फूल आएंगे ही आएंगे। तो हमारे बेटे के लिए आप इम्पोर्टेंट हो, तो आपका जान बचा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतने बड़े मेजर सर्जरी से आप गुजरे हो। तो मैं आज सोचती हूँ बड़ों का कुछ भी अच्छा कहा हुआ कैसे हमें लग जाता है, इसीलिए बड़े हमेशा अच्छे अच्छे आशीर्वाद ही देते हैं। तो रूम में शिफ्ट होने के बाद मुझे फिर भी बहुत पेन हो रहा था, स्पेशली बैक में। और एनेस्थेसिया जैसे जाता है तो उसके बाद कैसे दर्द होता है, जो जो लेडीज डिलीवरी के सी सेक्शन प्रोसीजर से गुजरे हैं उनको तो पता ही होगा। पूरे शरीर में ही पेन हो रहा था और तभी इतना पेन झेलने के बाद और मुझ में ताकत ही शायद नहीं थी कि और पेन झेल पाऊँ। तो ऐसे में करके लेकिन टाइम तो गुजरता है। डॉक्टर इवनिंग में आए ऐसे विजिटिंग के लिए। तो उन्होंने बोला रात को उनको कुछ लिक्विड खाने को दो, फिर 24 आवर्स के बाद उसको उनको सॉलिड खाने दे सकते हो, जैसे ओआरएस वगैरह दे सकते हो आप खाने में। और मुझे मेरा ब्लड लॉस हो गया था बहुत, तो ब्लड भी चढ़ा रहे थे और सलाइन भी चल रहा था। लेकिन मेरे जो डॉक्टर मामा मामी थे तो वो एक्चुअली दूसरे सिटी में थे। तो वहाँ से हमारा मतलब नेटिव बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट वो अलग था, हमारा अलग था। तो मेरी मामी जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कुछ भी पानी का एक बूंद भी अपने अंदर मत लेना, क्योंकि अभी सी सेक्शन हुआ है, उसके बाद भी तुम्हारा ब्लड चल रहा है और सलाइन भी चल रहा है, तो बिल्कुल भी पानी का एक बूंद भी मत पियो। तो ऐसे उन्होंने मना किया था। हाँ, डॉक्टर बोले फिर भी मत लेना एटलीस्ट 24 आवर्स तक सर्जरी के। तो ठीक है, तो ऐसे तो कैसे तो रात निकला, बहुत ही पेन था और सब साथ दे सकते हैं, लेकिन हमारा जो तकलीफ है, जो बॉडी का पेन है, वो कोई नहीं ले सकते हैं, तो वो तो हमें ही सर्वाइव करना पड़ता है। तो कैसे भी रात निकला, तो मॉर्निंग में मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड सब घर में गए थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि 2 रात हो गया था, उन लोगों ने भी ठीक से रेस्ट नहीं किया था। तो मेरी दीदी मेरे साथ रहने को आई, तो मेरी बड़ी बहन, तो वो मेरे पास थी और मैं उसको बार-बार पानी माँग रही हूँ कि मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रहा है। वो अराउंड 11 और 12 ओ क्लॉक एएम 12 पीएम होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, डॉक्टर को पूछ के दे, यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि खाना खिला दो, लिक्विड, और वो कुछ खाना भी लेके आई थी। लेकिन मेरे मामी ने मना किया था कि कुछ पानी-वानी मत दो, क्योंकि उसको ब्लड चढ़ा है और सलाइन भी ले रही है, तो एटलीस्ट 24 आवर होने दो, फिर उसके बाद पानी देना उसको।
तो फिर मुझे थोड़ा-सा मतलब ब्रीदिंग का इश्यू होने लगा। मतलब था थोड़े-थोड़े लेकिन धीरे-धीरे थोड़ा ज़्यादा होने लगा, जैसे मुझे साँस फूल रहा है ऐसे करके। तो जैसे मेरी दीदी ने बताया तो डॉक्टर ने मुझे एक मतलब मास्क दिया, ऑक्सीजन मास्क लगाया। तो कैसे तो मतलब वो धीरे-धीरे फिर भी थोड़ा-सा मतलब ऐसे पैनिक हो रही थी मैं और मुझे कुछ अजीब-सा ही लग रहा था, मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा था, तो वो मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे अंदर क्या हो रहा था। तो डॉक्टर ने फिर से एक बार मेरी दीदी ने बुलाया तो इवनिंग के अराउंड 4 ओ 5 ओ क्लॉक तक, तो मेरी वो डॉक्टर आके थोड़ा-सा कुछ डायग्नोसिस करके गए ऑक्सीजन मास्क तो चढ़ाया गया था, फिर भी वो काम ही नहीं कर रहा था। कि आप आ जाओ, कुछ इमरजेंसी है। तो हस्बैंड वापस आए तो उन्होंने बोला इनको इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनको कुछ इन्फेक्शन जैसा लग रहा है कि ये सेप्टिसिमिया का सिम्टम्स लग रहा है, दैट इज़ ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग। और मेरे हॉस्पिटल में कुछ भी फैसिलिटीज़ ऐसा नहीं है आईसीयू करके, जो मैं और वो ऑक्सीजन सिलेंडर में मतलब मेरा जितना है उससे ज़्यादा मतलब उनको अभी चाहिए प्रॉपर आईसीयू केयर, तो वो तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप उनको इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट कीजिए। तो वो टाइम था कोविड सेकेंड पीरियड, मतलब वो 2021 अप्रैल 26 की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो टाइम मतलब हॉस्पिटल में सीट्स ही नहीं है, पूरा एकदम हर जगह मतलब भरा पड़ा रहे। तो सब एकदम पैनिक हो गए कि कैसे क्या करें, कहीं पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जान-पहचान से तो मेरे मामा के दोस्त ही निकले जो मेरे वो तभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो थे एक बड़े पोस्ट में। तो उन्होंने ऐसे पता लगाया कि हॉस्पिटल में एक ही आईसीयू में एक बेड खाली है, कुछ इमरजेंसी के लिए। फिर मेरे मामा जी के रेफरेंस से वो आईसीयू मुझे मिला और वो हॉस्पिटल से आईसीयू तक जाने में ही मेरा हालत बेहाल हो रहा था। तो जैसे साँस अभी रुक जाएगा और स्टमक में तो वो जो सी सेक्शन कट हुआ था उसमें भी कुछ अलग ही पेन हो रहा था। तो वो सब पेन झेल कर मतलब मैं जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई थी, मतलब एक आँसू भी नहीं गिर रहे हैं मेरे आँख से और दर्द सही जा रही हूँ। वो हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बस 5-10 मिनट्स का ही डिस्टेंस था। तो वहाँ पे जाने के बाद भी थोड़ा प्रोसीजर रहता है, तो वहाँ पे प्रोसीजर के बाद तो मुझे एक आईसीयू में एक बेड मिला। तो वहाँ पे इवनिंग 2 डॉक्टर इवनिंग में विजिटिंग में आए, तो उन्होंने मेरा प्रीवियस रिपोर्ट देखा और बताया कि ये एक इनको एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो गया है, सेप्टिसेमिया एक सीरियस इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स जब ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। इससे अब ऐसे हाइपर ब्रीदिंग में इशू और हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होना, फीवर, कोल्ड और चेस्ट में प्रॉब्लम होना, तकलीफ होना इससे। और इसको अगर प्रॉपर मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है और मल्टीपल ऑर्गन्स फेल कर सकता है। तो वो बात सुन के तो मेरे हस्बैंड और पूरे फैमिली का मतलब हाल ही खराब हो गया। तो मेरे जो मामा जी थे वो भी गाइड कर रहे थे मेरे हस्बैंड को। तो उन्होंने और डॉक्टर ने भी मुझे रेफ़र किया कि हमारे मतलब स्टेट में जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे रेफ़र किया। लेकिन ये रात मतलब 26 अप्रैल को जो रात था, तो उन्होंने बताया कि पहले इनका मतलब हार्ट बीट स्टेबल होना चाहिए, इनको ऑक्सीजन की बहुत कमी, मतलब खुद से तो साँस लेना इनके लिए मुश्किल ही है। तो उन्होंने पता नहीं क्या वो नेबुलाइज़र था या ऑक्सीजन मास्क था, वो एकदम टाइट करके कुछ तो मेरे नो मतलब फेस पे लगाया, जिससे कि मतलब मेरा ब्रीदिंग नॉर्मल हो सके पूरे रात मतलब थोड़ा नॉर्मलाइज़ होने के बाद ही मुझे शिफ्ट कर सकते थे वो बड़े वाले हॉस्पिटल में। क्योंकि वो मैं हमारे नेटिव से वो हॉस्पिटल एटलीस्ट 4-5 आवर्स का डिस्टेंस था। तो
वहाँ तक जाना ही एक मतलब चैलेंज था हमारे पूरे परिवार के लिए। मुझे वो मास्क लगा के रखना था पूरे रात भर, तो तभी मेरा थोड़ा नॉर्मलाइज़ होता ब्रीथिंग, तो उसके बाद ही मैं जा सकती थी। तो वो रात मतलब एक मतलब बहुत ही चैलेंजिंग था सबके लिए, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग था। वो जो इनसे मतलब जर्म्स हैं, तो उसके वजह से मेरे मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ये वो नहीं मिलता। और वो टाइम कोविड का था, तो हॉस्पिटल जाना ये करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो ये सब में कैसे भी हॉस्पिटल में सीट मिलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था, एक आईसीयू में सीट। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ने और पूरे फैमिली जिनसे जो हो सकता है सबने अपना-अपना मतलब पहचान से पता लगाया कहीं से कुछ मिल सकता है। तो मेरे हस्बैंड के एक जीजू और उनके थोड़े रिलेटिव्स, उनके भाभी ऐसे करके, तो उन सब ने मिलके एक अपोलो क्लिनिक में हॉस्पिटल में भुवनेश्वर में मुझे एक सीट मिला। और वहाँ तक जाने के लिए एक प्रॉपर ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ वाला एक एम्बुलेंस मंगवाया गया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे वहाँ पे जाना था। ये सब के बाद भी मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था वो जो नेबुलाइज़र या ऑक्सीजन मास्क, कुछ भी मुझे तो अभी याद नहीं है। तो वो रात भर रखना, वो जितना ज़ोर हो सके मेरे फेस में उन्होंने बाँध दिया था। और 2 मिनट जाने के बाद मैं ऐसे चिल्लाई, मुझे ये निकालो नहीं तो मैं नहीं मतलब नहीं रह सकती। मैं एकदम रोने लगी, मुझे नहीं हो रहा है, ये निकालो। तो वो नर्स ने मेरे हस्बैंड को बुलाया, तो उन्होंने आके बोला, प्लीज़ मेरे हिसाब से मैं जो कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। तो आपके ऊपर ये है कि आपको ये लगाना है और अपना ब्रीदिंग इससे ठीक होगा, तभी मैं आपको लेके जा सकता हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में, और आपको ठीक ही होना है, मेरे लिए ही ठीक होना है, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। आपको आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको मेंटली, इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और आपको मेरे लिए ठीक ही होना है। तो ऐसे उन्होंने मुझे बहुत समझाया, तो मैंने कैसे तो वो बाँधा। तो बाँधने के बाद मतलब ऐसे बगल में बेड में मैं लेटी हुई हूँ, तो बगल में एक जगन्नाथ जी का 32 बेस का वो एक फ़ोटो लगा था, मुझे याद है आईसीयू में। तो वहाँ पे मैं उनको देख के ऐसे उनका नाम ले रही हूँ, और हनुमान चालीसा, मेरा कुछ भी लाइफ में ऊपर-नीचे होता है तो मेरे पहले हनुमान चालीसा ही मेरे मन में आता है। कभी डर लगा, कुछ भी हुआ ऐसे, ये तो मैं ऐसे हनुमान चालीसा गा रही हूँ। मुझे हार्डली हनुमान चालीसा एक बार ख़त्म करने में 4 से 5 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन तभी ऐसे मतलब 35 मिनट्स लग रहे थे। वॉच भी था, वॉल वॉच, तो उससे मैं देख रही थी, मुझे 35 मिनट्स लग रहे थे एक बार हनुमान चालीसा ख़त्म करने में। तो ऐसे तो कैसे इवनिंग से मॉर्निंग तक तो मैंने रात काटा है, मैं ही जानती हूँ। और जितना मेरे लिए ये चैलेंजिंग था, मेरे पूरे परिवार के लिए भी ऐसे था। मतलब कौन क्या मेरे लिए भगवान से दुआ कर रहे हैं, मुझे बाद में तो सुन के मुझे ऐसा लगा, अरे सब इतना भगवान को बुला रहे थे, तो भगवान जी को तो मुझे स्पेशली ठीक करना था। प्रे किया कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो मुझे भी अपना थोड़ा-सा देना था। तो वहाँ पे एक नर्स थी, तो उन्होंने मतलब आके मुझे पूरा स्पेशली समझाया कि देखो आपके पूरे परिवार यहाँ पे कितने जन आपके लिए वेट कर रहे हैं, सब आपके लिए स्ट्रेस्ड हैं, और आपके पति इतना भागा-दौड़ी कर रहे हैं, कितने कम एज है वो आप दोनों, तो आपका पूरा लाइफ पड़ा है, तो आपको ये मास्क लगाना ही है, तो आप लगाओगे तभी आपका ब्रीदिंग थोड़ा ठीक हो सकता है, और आपको और मतलब वो वाला हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना सारा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आपको यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा और टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो आपका लाइफ का रिस्क है। तो आप क्यों इतना गिव अप करोगे? आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहो और भगवान सब ठीक करेगा, आप ये होप रखो। मुझे उनका नाम नहीं याद है, सम द्विवेदी करके थी वो। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, और ये टाइम में, ऐसे टाइम में बातों से ही आधा मतलब तकलीफ़ कम हो जाता है। तो वो बार-बार आके मुझे देख रही थी, मुझे समझा रही थी, और ऐसे करके पूरा रात निकला। मॉर्निंग
मेरे पूरे फैमिली गैदर हो गए थे, फ्रेंड्स फैमिली वो हॉस्पिटल के आगे। कोविड का टाइम था, कभी भी किसी ने ये नहीं किया, सब आ गए थे। तो सबने मुझे गुड विशेस दिया कि ठीक होके ही आना है अब आपको। किसी के दिल नहीं दुखाती, लेकिन अननोइंगली अगर मेरे मेरे चलने फिरने से अगर किसी को कुछ दुख होता है तो मुझे नहीं पता है। मेरे लाइफ़स्टाइल से अगर किसी को दुख होता है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा मुझे जितना याद है, मैं किसी को जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाती। शायद इसीलिए सबने मेरे लिए बहुत सारा प्रे किया, सबने मेरे लिए मतलब पूजा किया, तो आज मैं ठीक हूँ और बस ठीक ही नहीं हूँ, इतना अच्छा मुझे ब्लेसिंग्स मिला मेरे ट्विन्स के रूप में, मेरे 2 बच्चों के रूप में। मुझे सबका ये मतलब भगवान का भी जितना आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का, मेरे फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका गुड विशेस ही मेरे साथ है, इसीलिए मुझे सब मिला। आज का हाईलाइट ये है कि जैसे इतने बड़े सर्जरी के बाद वो जो डॉक्टर थी मुझे नेगलेक्ट किया था, लेकिन सर्जरी किया तो उन्होंने बोला था कि आप लिक्विड और खाना ले सकते हो। बट मेरी जो डॉक्टर आंटी थी, मामी थी, तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था। जो मुझे बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब सबसे बड़ा अच्छा बात है, क्योंकि जो मुझे सेप्टिसिमिया का इन्फेक्शन हुआ था उसमें अगर पानी और खाना अंदर जाता तो वो इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता, तो लाइफ रिस्क आ जाता। तो ये एक हाईलाइट था। और एक हाईलाइट था कि कुछ भी इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस आता है तो आप सबसे पहले मतलब उन डॉक्टर का एडवाइस ही फॉलो करना चाहिए। और तभी फाइनेंस का इतना फ़िक्र मत करना, बाद में कैसे भी कुछ अरेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मेडिकल कंडीशन बिगड़ जाता है तो जान ही नहीं बचती, तो मतलब पैसों का क्या करना है। तो ये हमेशा मेरे हस्बैंड बोलते हैं। और वो टाइम में फैमिली का साथ और ऐसे नर्स और डॉक्टर की बात बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, वो पॉजिटिविटी माइंड में आता है। तो आज भी मैं वो उस नर्स को बहुत थैंक यू बोलूँगी, और सारे डॉक्टर्स जिन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया, मेरी मामा मामी और वो जो डॉक्टर मालेशिया आईसीयू में मेरे नेटिव में जो थी, वहाँ पे जो एडवाइस दिया, तो उसकी वजह से मुझे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद भी मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाया। तो पहले अगर उस दिन मुझे आईसीयू नहीं मिलता तो वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग हो जाता मेरे लाइफ के लिए। आज के लिए बस इतना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी कि कैसे आगे क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे मैं वो हॉस्पिटल पहुंची। तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए। जय श्री जगन्नाथ। अगर आपको मेरे जर्नी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।